चलिए आपका भाई आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है अपने 1000 क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। आज हम अपने सीरीज का चौथा लेक्चर लेकर के आपके सामने आए हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन को इसमें ऐड करा गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं। रूबरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, हो सके तो अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को भी शेयर करिए, ताकि हमें काम करने में मजा आए और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने लेके आ सकूं, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट डिलीवर कर सकूं। चलिए आज का लेक्चर का पहला क्वेश्चन है सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? सोडियम एंड पोटेशियम कैप्टेन। ये जो एलिमेंट है सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, इतना खतरनाक रिएक्टिव है कि अगर आप इसको भूले भंगटे से भी मॉइस्चर में रख दिए या पानी में रख दिए, आग लगा देगा। क्या लगा देगा? आग लगा देगा। ऐसा आग लगा देगा कि धुआं धुआं हो जाएगा, एक्सप्लोसिव बम फटने लगेगा। ऐसा फील होगा कि लगता है कहीं किसी तरह का बम फटा। ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए हम इसको बचा के रखते हैं। कहाँ बचा के रखते हैं? इसको हम रखते हैं बचा करके केरोसिन में। कहाँ रखते हैं? केरोसिन में बचा के रखते हैं, क्योंकि केरोसिन से ये रिएक्ट नहीं कर पाता। अगर हम ऑप्शन को देख के चलते हैं तो पहला ऑप्शन मेरा कह रहा है कि वाटर। भाई वाटर में रखोगे तो पूरा आग लगा देगा, मतलब धुआं धुआं उड़ा देगा। क्या कर देगा? धुआं धुआं उड़ा देगा। तो हम इसको पानी में नहीं रख सकते। दूसरा ऑप्शन है हमारा पेट्रोल। ये पेट्रोल में भी हम नहीं रखते, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, ये बहुत जल्दी उड़ जाता है, तो हम इसमें नहीं रख सकते। हम किस में रखते हैं इसको? केरोसिन में। किस में रखेंगे? केरोसिन में। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा केरोसिन, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रस्टिंग ऑफ आयरन? ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये क्या होता है? ये जंग लगना। ठीक है, जो लोहे में जंग लगता है ये किस तरह की अभिक्रिया है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो खास करके जब आप कोई घर बनाता है, ठीक है, तो उस समय में जो वो छड़ खरीद के लेके जाता है, देखोगे कि वो छड़ में जो है ना पीलापन आने लगता है, खास करके उस समय में जब बरसात का समय होता है। खास करके ये जो है ना रिएक्शन होती है, मॉइस्चर जब रहता है या पानी का कंटेंट आता है, तब ये रिएक्शन और भी ज्यादा फास्ट होता है और ज्यादा जल्दी जम लगता है। ठीक है, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करे होगे कि खास करके जब बरसात के समय किसी का घर बन रहा होता है, तो अगर छड़ जाता है तो रात भर में ही उसमें जंग लग जाता है। रीजन होता है कि वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके उसमें रस्टिंग हो जाती है। और ये जो रिएक्शन होता है, किस तरह का रिएक्शन होता है? वो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, और हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रिया वहां पे हो रही होती है। तो अगर ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन मिल रहा है मेरा रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा बोल रहा है ऑक्सीकरण अपचयन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये दोनों ऑप्शन हमको लगता है सही है, तो आंसर चला जाएगा उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव। आंसर चला जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 केजी है तो बुध पर उस इंसान का वजन कितना होगा? ये तो बुध ग्रह है, इसको हम बोलते हैं मरकरी। ठीक है, अगर आप देखोगे इफ द वेट ऑफ ए पर्सन ऑन अर्थ इज 38 केजी देन व्हाट वुड बी द वेट ऑफ दैट पर्सन ऑन प्लैनेट मरकरी? कौन से प्लैनेट पे? मरकरी पे उसका वेट पूछ रहा है। अगर अर्थ पे कितना है? 38। अर्थ पे कितना है? 38 केजी। तो पूछ रहा है कि इसका मरकरी पे कितना होगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर मरकरी के बारे में पूछे तो मरकरी के बारे में अगर पूछता है तो आप ये मान के चलो कि 38% जितना भी वेट अर्थ पे होगा उसका 38% वेट होगा किस पे? मरकरी पे। तो इसका 38% निकाल लो। जितना वेट आपको दे रखा है अर्थ पे, अगर यह 100 देता तो 100 लिखा जाता, अगर 500 था तो 500 लिखा जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में वेट कितना दे रखा है? 38। तो 38 का अगर आप 38% निकालोगे तो ये आपका 14.6 के आसपास आएगा अप्रोक्स। ठीक है, कितना आएगा अप्रोक्स? ये 14.6 केजी के आसपास आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर चला जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर जैसे कि मून पे पूछ दिया है ना, यहाँ तो आपका मरकरी था, तो मरकरी पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी वेट अर्थ पे दिया हुआ, 100 केजी दिया हुआ, 500 केजी दिया हुआ, 38 केजी दिया हुआ, उसका 30% वेट ही कहाँ पे फील होता है? आपको मरकरी पे। तो जितना वेट दिया रहेगा अर्थ पे उसका 38% निकाल लेना, तो उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है आपका कि चांद पे कितना होगा, मून पे कितना होगा? तो मून पे अगर आप देखोगे तो यहाँ का जितना जी का वैल्यू होता है ना, जी का वैल्यू होता है यहाँ पे, तो मून पे जो जी का वैल्यू होता है G/6 होता है। अगर यहाँ पे जी है तो वहाँ G/6 है, तो वेट जो होगा ना वहां पे उसको तुम 6 से डिवाइड कर दोगे। इससे डिवाइड कर दोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे। मान लिया जाए कि अगर 100 केजी का वेट है, ठीक है, अगर 100 केजी का वेट अर्थ पे है, 100 केजी का वेट अर्थ पे है, उसको 6 से डिवाइड कर दोगे, जितना आपको सॉल्व करके आएगा ये आपका मून पे हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा?
मून पे। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो जो भी आएगा, एक कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया कि अगर मरकरी पे पूछा है तो 38% ऑफ टोटल वेट ऑन अर्थ, और अगर आपको मून पे पूछा है, चांद पे पूछा है, तो क्योंकि जी की वैल्यू जो है वहां पे जी का 1/6 होता है, तो आप वेट को भी 6 से डिवाइड कर दोगे तो उतना वेट हो जाएगा कहां पे, मून पे। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 14.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों का अध्ययन कहलाता है, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड। ये जो दांत होती है इसकी जब स्टडी करते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, ओडोंटोलॉजी। आंसर हो जाएगा आपका इसका ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो सोलर सेल कन्वर्ट इनटू। जो सोलर सेल घर में लगाते हैं हम लोग, काम क्या है उसका, देखो वो क्या करता है, लाइट के प्रेजेंस में चार्ज होता है तो लाइट एनर्जी को उसमें यूज करता है, और किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तभी तो अगर हम उससे बल्ब वगैरह हम जला पाते हैं, फैन वगैरह चला पाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको चेंज करता है। तो किसको चेंज करता है, सोलर एनर्जी को चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। सौर ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। इसका आंसर देखोगे, फर्स्ट नहीं, सेकेंड साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक नहीं, सौर ऊर्जा, तो आपका चला जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव आंख अधिकतम किस सीमा तक देख सकती है, टू व्हाट मैक्सिमम डिग्री कैन द ह्यूमन आई कैन सी। ये हम बना लेते हैं आंख, ठीक है, आंख बना लिए। अगर इसका फील्ड ऑफ व्यू देखोगे आप, हम मान चलते हैं ये लाइन को मानते हैं, ठीक है, ये लाइन हम मानते हैं, ये लाइन स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री, जानते हो ना। अगर ये फुल एंगल की बात करें कितना होता है, ये फुल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। अगर ये हाफ है तो कितना है, 180 डिग्री। लेकिन क्या लगता है कि किसी का आंख जो है पूरा 180 डिग्री तक देख सकता है क्या, किसी का आंख जो है 180 डिग्री तक देख सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ से, ये आंख से, क्या लगता है कि एक आंख जो है आपका पूरा 180 डिग्री ये पूरा व्यू को देख सकता है क्या, कोई आंख पूरा व्यू को देख सकता है क्या, नहीं देख सकता। कम से कम ये इतना को देख सकता है, इतना को देख सकता है। 180 तो पूरा ऐसे हो गया, 180 पूरा क्लियरली नहीं देख पाएगा, इतना को वो देख सकता है, ठीक है। तो 180 से कम आपका आंसर होना चाहिए। किसी भी आंख का मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू कितना होता है, 180 तो नहीं होगा, 360 भी तो नहीं हो सकता, पूरे 360 हो जाएगा, ठीक है। तो 360 तो देख ही नहीं सकता। 180 भी आपको फील करा दिया मैंने कि 180 भी नहीं देख सकता, 180 से कम अगर होगा कोई भी एंगल तो वो देख सकता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन बोल रहा है 270 डिग्री, ये भी तो नहीं देख सकता क्योंकि ये भी तो 180 से ज्यादा हो जाएगा ना यार, यहाँ तक को देख पाएगा क्या, तो पीछे हो जाएगा इसके, देख ही नहीं पाएगा, ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री थोड़ा कम हो जा रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 360 डिग्री नहीं, पूरे चारों तरफ तो नहीं देख सकता। 130 डिग्री, हाँ 180 से थोड़ा कम है ये, 180 डिग्री से थोड़ा कम है तो ये देख सकता है, मतलब इतना व्यू एक आंख जो है कम से कम देख सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि ये 130 डिग्री के आसपास है, अप्रोक्स चीज देखी जा रही है यहाँ पे, 130 डिग्री हो सकता है। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका 4। इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो। 180 तो होगा नहीं, अगर 180 से जो भी एंगल ज्यादा है, 270 हुआ, 360 डिग्री हुआ, इसको तो ये और भी नहीं देख पाएगा, तो उससे कम होगा। आपको 90 डिग्री बोल देगा, 20 डिग्री बोल देगा, तो ये भी तो नहीं है ना पॉसिबल। तो आप 180 से थोड़ा कम मान लो, 150 के आसपास, 150 से 130 के आसपास। ऑप्शन में आपको 130 दे रखा है तो आंसर चला जाएगा 130। अगर 150 भी होता तो वो आंसर जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है, एक चीज मैंने आपको बताया था कि जो बॉन है, क्या बॉन जानते हो ना, हड्डी जानते हो, हड्डी के बारे में, ये हॉर्न, ठीक है, बॉन हो गया ये। इस बॉन के अंदर जो है ना क्या पाया जाता है, बॉन मैरो पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बॉन मैरो, ठीक है। ये बॉन मैरो जो है ना, बॉन मैरो जो है ना आपको तीनों प्रकार का सेल बनाता है जो ब्लड में पाए जाते हैं। कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि ब्लड कहाँ बनता है तो आपको बोलना है क्या, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। कहाँ, अस्थि मज्जा में। लेकिन आपको रेड ब्लड पूछे चाहे व्हाइट ब्लड पूछे चाहे प्लेटलेट्स पूछे, तीनों का आंसर आपका कहाँ जाएगा, रेड
सॉरी, बोन मैरो में। कहाँ जाएगा आपका आंसर? बोन मैरो में। लेकिन आप चीज ध्यान रखना, एक चीज ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये ब्लड है, ये आरबीसी जो है, भ्रूण अवस्था में कहाँ बनता है? भ्रूण अवस्था में मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ बनता है? ये चीज आप पूछ लेना, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ बनता है? ये बनता है आपका लीवर में। कहाँ बनता है? लीवर में। कहाँ पे? लीवर में बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ध्यान रखना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर पूछे तो लीवर जाएगा, अगर आपको एडल्ट स्टेज में पूछे तो आपको क्या आंसर जाएगा? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। और बोन मैरो में तीनों बनते हैं, डब्ल्यूबीसी भी, प्लेटलेट्स भी और आरबीसी तो बनते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आपका अस्थि मज्जा बोन मैरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? हाउ मच वाटर इज देयर इन द ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन का जो बॉडी होता है इसमें पानी की मात्रा कितनी होती है? तो अगर आप ये चार्ट देखोगे तो आप यहाँ से इन चीजों को याद कर पाओगे। जो वाटर है वो 70 to 90% के बीच में होता है, और जो प्रोटीन है 10 से 15%, और कार्बोहाइड्रेट 3%, और लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयरन। ठीक है। आप अगर ये चाहते हो कि ऑर्डर में हमको याद हो जाए तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। एक कोड है वेपरॉन कली। वेपरॉन कली क्या? वेपरॉन कली। वेपरॉन कली वाटर, पीआरओ से प्रोटीन, एन से न्यूक्लिक एसिड, सीए से कार्बोहाइड्रेट, और एल से लिपिड, और आई से आयन। ये आपका परसेंटेज का ऑर्डर हो गया। वेपरॉन कली क्या? वेपरॉन कली। वेपरॉन कली क्या? वेपरॉन कली। इस कोड को आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, आपका इसका ऑर्डर याद हो जाएगा कि कौन कितना परसेंटेज में पाया जा रहा है। अगर आपको ऑर्डर पूछ दिया तो आप इजीली वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। वेपरॉन कली क्या? वेपरॉन कली। वेपरॉन कली। वेपरॉन कली। वेपरॉन कली। वैसे डब्ल्यू से वाटर, पीआरओ से प्रोटीन, और एन से न्यूक्लिक एसिड, और सी ए से आपका कार्बोहाइड्रेट, एल आई मतलब एल से आपका लिपिड, और आई से हो गया आपका आयन। ठीक है। ऑर्डर देखोगे तो वाटर का इतना, और प्रोटीन का इतना, और कार्बोहाइड्रेट इतना, लिपिड इतना, और न्यूक्लिक एसिड इतना, और आयन से इतने। तो यहां से भी चीजें आप देख सकते हो। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका इस क्वेश्चन का? थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है? वेयर इज इंसुलिन मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन बॉडी? आप एक चीज सुनोगे, पंक्रियास। ठीक है। पंक्रियास सुनो। पंक्रियास में दो तरीके के सेल होते हैं। एक होते हैं पंक्रियाटिक एसिनी, और दूसरा होता है इजलेट ऑफ लिंगरहैंस। तो लिंगरहैंस होता है, इसमें 3 तरीके के कोशिका होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। अगर अल्फा की बात करते हैं तो यह हार्मोन रिलीज करता है ग्लूकागोन। दूसरा बीटा की बात करते हैं तो वो रिलीज करता है इंसुलिन, और गामा की बात करते हैं वो रिलीज करता है सोमेटोस्टेटिन। जो अल्फा रिलीज करता है ग्लूकागोन, ये क्या करता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में चेंज करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। और ये जो बीटा सेल है इंसुलिन रिलीज करता है, ये इसका काम है कि ये ग्लूकोज को जो है ना ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ये दोनों का काम जो है ना इंटरचेंज है। किसका? ग्लूकागोन का, इंसुलिन का। इसीलिए ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में बैलेंस रहता है। जैसे ही किसी भी रीजन से बीटा सेल में कोई खराबी आ गई, तो बीटा सेल में खराबी होगा तो कौन सेल नहीं बनेगा? इंसुलिन नहीं बनेगा। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो इंसुलिन का काम क्या बताया आपको? काम ये है इंसुलिन का कि वो जो है ना ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करवाता है। ठीक है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करवा रहा था, ये किसी तरह से खराब हो गया। तो खराब हो गया तो क्या हुआ? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पा रहा है, तो ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। अगर ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा तो कौन सा बीमारी होगा? डायबिटीज, इसको बोलते हैं मधुमेह रोग। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? आपको पंक्रियास से। अगर एक स्टेप आगे बढ़ के पूछे कि किस सेल से, तो इजलेट ऑफ लिंगरहैंस से। और उसका भी आगे बढ़ के पूछे कौन सा सेल से, तो आपको ये बताना है क्या? बीटा सेल से। ठीक है। तो यहाँ से पूछा है कि किस ऑर्गन से होता है, आपका सिंपल सा चला गया, अग्नाशय या फिर पंक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जहां भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स? अगर आप मेरा सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो शायद मेरे सेकंड या थर्ड लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं कि कहाँ पे डाइजेशन किसका स्टार्ट होता है, प्रोटीन का कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का कहाँ होता है। तो आप उस लेक्चर को भी जाके देख सकते हो।
आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, बहुत जरूरी है, काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा मजा आता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कहाँ पे हमें खाना स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, ठीक है, खाने का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, तो कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, मुंह में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मुंह में डाइजेशन किसका स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का। फिर से मैं बता देता हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे हो जाता है, मुंह में। खाना का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे हुआ, मुंह में, वो भी किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अगर प्रोटीन का पूछता है तो आपको स्टोमक जाएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अग्नाशय, सॉरी उसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको अमाशय बोलते हैं, किसको, स्टोमक को अमाशय बोलते हैं। तो आपको प्रोटीन पूछता है तो प्रोटीन का कहाँ आंसर जाएगा, अमाशय में, ठीक है, स्टोमक में, याद रहेगा आपको। अगर फाइनल डाइजेशन पूछता है ये कहाँ कंप्लीट होता है, तो आपको छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका आंसर जाएगा। तीन अलग अलग आंसर पूछे जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ पे होता है, तो माउथ में। पूछा जाता है कि कंप्लीट कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में। पूछा जाता है कि प्रोटीन का कहाँ पे होगा, तो आपको स्टोमक में, हिंदी में बोले तो अमाशय में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा, आपका मुख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, द किचन ऑफ द सेल। पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि खाना कौन बनाता है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो हम इसका आंसर कर पाएंगे। जो खाना बनाता है सिर्फ प्लांट सेल खाना बनाता है, एनिमल सेल खाना नहीं बना पाता। क्यों नहीं खाना बना पाता, कि प्लांट सेल में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक चीज पाया जाता है, थैलेकोइड। क्या पाया जाता है, थैलेकोइड। और थैलेकोइड में एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, ठीक है। यही क्लोरोफिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लोरोफिल जो है ना, इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सके। क्या कर सके, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खाने बनाने में उसका हेल्प कर सके। जो क्लोरोफिल है इसमें क्या होता है, जो हरी लिप्स होती है उसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप किया, और साथ साथ में CO2 और वाटर का इस्तेमाल करके जो है ना, ये हरी पत्तियां क्या बनाता है, खाना बनाता है। खाना क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, खाना बनाता है। तो हम क्या बताएं आपको, किस सेल में होता है ये, प्लांट सेल में। और प्लांट सेल में क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर चला जाएगा, यहाँ पूछा है कि सेल, किचन ऑफ द सेल, क्या चला जाएगा आंसर आपका, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका का ऊर्जा का केंद्र किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल की बात करते हैं, ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल बोलो या एनिमल सेल बोलो, पादप कोशिका बोलो या जंतु कोशिका बोलो, ये दोनों में पाया जाता है। ये जो खाना पीना खाया जाता है, इससे जो एनर्जी का निकालने का काम होता है वो इसी सेल में होता है। यही सेल जो है एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जहां भी जरूरत पड़ती है यहाँ पे एनर्जी को वो पहुंचा देता है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। उस सेल का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका के आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। गौर से सुनना, हमारे सेल में एक तरह का सेल पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम। इसमें सारे तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं, सारे तरीके के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहने का मतलब है ऐसा एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर पाए, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए, जो फैट को डाइजेस्ट कर पाए, जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर पाए, मतलब सारे कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर पाए। भूले भंटे से किसी भी तरीके से अगर ये सेल किसी तरीके से फट जाता है, ये पूरे सेल को डैमेज कर देता है। क्या करता है, पूरे सेल को ये डैमेज कर देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। किसको, लाइसोसोम को। क्या आंसर चला जाएगा इसका, लाइसोसोम, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहां पाया जाता है। जो डीएनए होता है, जो क्रोमोसोम होता है, ये तो अगर आप सेल के बारे में सही से पढ़े होगे तो न्यूक्लियस में आपको क्रोमोसोम देखने को मिलता है, डीएनए आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद ये दो सेल ऑर्गेनेल और है जहां पे ये देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है, हम इसकी बात करते हैं। पहला चीज, ये आपको क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगा, साथ साथ में आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। यही दो स्ट्रक्चर है जहां पे ये आपको देखने को मिल सकता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। विच लॉ ऑफ न्यूटन इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियोस लॉ।
ये जो न्यूटन साहब के नियम है, 3 नियम, कौन कौन से? फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम, इसके बारे में आप पढ़े होंगे सही से। ये जो फर्स्ट नियम है न्यूटन साहब का, इसी को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने पादप हार्मोन ऑक्सीजन की खोज की थी? हु डिस्कवर्ड द प्लांट हार्मोन ऑक्सीजन? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट समझ लो। चार्ल्स डार्विन साहब थे, इसने ऑब्जर्व किया कि क्या है, एक पेड़ पौधा है, वो प्लांट है, यहाँ पे इसके लाइट है, क्या है, सन है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे यहाँ पे कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। कुछ देर के बाद ये देखा इसने कि जैसे ही ये सन थोड़ा सा इधर मूवमेंट किया, तो ये क्या किया ना कि यहाँ पे जो पिगमेंट थे ये थोड़ा इधर से इधर शिफ्ट करने लगे, ठीक है। कुछ देर के बाद उसने फिर ये ऑब्जर्व किया कि सन यहां पे है, ठीक है, और ये जो प्लांट था इसमें कुछ ग्रोथ इस डायरेक्शन में होने लगा, इस डायरेक्शन में होने लगा। ये लेंथ थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, इनके कंपेरिजन में थोड़ा कम बढ़ा। उसने जब ये जानने की कोशिश की तो उसको ये मालूम चला कि यहाँ पे कुछ हार्मोन है, ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज हो रहा है। उस हार्मोन को उसने नाम दिया ऑक्सीजन। क्या नाम दिया? ऑक्सीजन। और यहाँ पे एक फेनोमेना उसने बताया, फोटोट्रोपिज्म। लाइट के प्रेजेंस में जो मूवमेंट हो रहा है उसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। अगर पौधे को आप देखे होगे, अगर आप गौर किए होगे, तो कभी कोई पौधा अगर कहीं पे है तो लाइट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है वो उस डायरेक्शन में मुड़ जाता है। रीजन उसका वही होता है कि वहां पे कौन सा हार्मोन पाया जा रहा है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हार्मोन जो है ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये खास करके एपिकल पार्ट वगैरह में पाए जाते हैं, इसीलिए प्लांट के ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। और इसने कौन सा फेनोमेना शो करता है? फोटोट्रोपिज्म। तो अगर आपको कोई ये पूछे कि ग्रोथ हार्मोन कौन सा है प्लांट के लिए, तो आप ऑक्सीजन भी आंसर आपका जाएगा इसमें। और ये खोज किसने किया था इसका? चार्ल्स डार्विन साहब ने। आंसर चला जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेटनस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टेटनस अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? जो टेटनस बीमारी है, खास करके टेटनस आप देखोगे इसमें क्या होता है कि बॉडी का मसल जो है ना कॉन्ट्रेक्शन करना बंद कर देता है। ये होता कैसे, थोड़ा इसका बात समझो। मैंने एक फोटो बना रखा है। किसी भी तरीके से आपको अगर किसी को कील वगैरह चुभ गया, कोई इंजेक्शन वगैरह चुभ गया जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, वो अंदर तक आपके घाव कर दिया, ठीक है, हो सकता है कि उसके थ्रू जो चुभा है आपके पैर में, उसके थ्रू एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ये बैक्टीरिया उसके अंदर चला गया। और ये बैक्टीरिया की खास बात क्या है कि ये एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक कहने का मतलब ये है कि इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं भी है तब भी ये ग्रो करता है, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये बैक्टीरिया ग्रो करता है, ठीक है। ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये बैक्टीरिया ग्रो करता है, इसलिए बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? एनएरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो अगर ये अंदर चला गया तो अंदर में तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है और वहां पे ये ग्रो करने लगा। और ये ग्रो करते 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 ये आपके ब्रेन के पार्ट को इफेक्ट करता है। और सबसे पहले इसका क्या होता है? आपका मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन रुक जाता है, इसलिए बोलते हैं लॉक जॉ। एक कंडीशन आती है लॉक जॉ। आपका ये जॉ जो है किसी एक तरफ मुड़ करके फिक्स हो जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं लॉक जॉ। तो लॉक जॉ भी कंडीशन किस में देखने को मिलता है? आपको टेटनस में देखने को मिलता है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा इसमें? नर्वस सिस्टम। किस अंग को इफेक्ट करता है? ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर डैश डैश। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है वो देख लेते हैं। होता क्या व्हीटस्टोन ब्रिज? इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, हम इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। और ये इस तरह से इसका बैलेंस रहता है।
इसमें आपको R1, R2, R3 और ये डैश, इसमें आपको ये 4 आर्म है ना, ये 4 आर्म में कोई 3 आर्म आपको दिया रहेगा, 3 का रेस्टोरेंट आपको दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा, कोई भी 3 आपको दिया रहेगा, चौथा आपको पूछ सकता है। R4 है, ये आपको पूछ सकता है। अगर ये R4 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ, R1 दिया हुआ तो R3 पूछ दिया, आपको R2, R4, R3 दिया हुआ तो R1 पूछ दिया। मतलब चारों में से कोई एक पूछ सकता है 3 डे करके। इस तरह के इंस्ट्रूमेंटों को हम क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस काम में आता है? रेसिस्टेंट को नापने में, प्रतिरोध को नापने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैक बोर्ड काला रंग का क्यों दिखता है? व्हाई डज द ब्लैक बोर्ड अपीयर्स ब्लैक? थोड़ा इस कंसेप्ट को समझना, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये जो सन से लाइट आ रही होती है, ये व्हाइट लाइट होती है, और व्हाइट लाइट में आपको कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर का। कौन कौन से आपको मैं दिखाता हूं। विबग्योर, आप नाम सुनोगे विबग्योर का, सुने हो ना? VIBGYOR। अब ये क्या क्या विबग्योर? विबग्योर क्या होता है? वायलेट। आई क्या है आपका? इंडिगो। बी क्या है आपका? ब्लू। जी क्या है आपका? ग्रीन। वाई क्या है आपका? येलो। और ओ क्या है आपका? ऑरेंज। और आर क्या है आपका? रेड। ये जो सन से लाइट आ रही होती है, ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। क्या? 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। अब सुनना गौर से, ये जो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ठीक है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो ऑब्जेक्ट काला दिखाई देगा। सुनना मेरी बात, जो लाइट आ रही है उसमें 7 कलर पाए जा रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट वो 7 कलर को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का दिखाई देगा। अगर वो ऑब्जेक्ट सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया तो वो ऑब्जेक्ट आपको व्हाइट कलर का दिखाई देगा। सुनना, पहला मैंने बताया कि अगर वो ऑब्जेक्ट सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो ब्लैक दिखाई देगा। अगर वो ऑब्जेक्ट सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, भगा दिया, तो वो आपको उजला कलर का दिखाई देगा, व्हाइट कलर का दिखाई देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट उन सब लाइट में से किसी भी एक लाइट को रिफ्लेक्ट किया, भगाया, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया, तो जिस लाइट को भगाया ना, वही कलर का आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये विबग्योर जो है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, ठीक है, अगर इसने क्या किया, ये रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब लाइट आ रही है, इसने रेड कलर को रिफ्लेक्ट किया, बाकी सारे कलर को ये एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये चीज ऑब्जेक्ट जो आपको रेड कलर का दिखाई देगा। अगर ये ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करता तो ये ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का दिखाई देता। अगर ये ऑब्जेक्ट ऑरेंज कलर को रिफ्लेक्ट करता तो आपको ऑरेंज कलर दिखाई देगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता तो आपको ग्रीन कलर दिखाई देता उस ऑब्जेक्ट का। बात समझ में आ गया? अगर सारे कलर को ऑब्जर्व कर लिया तो वो ऑब्जेक्ट आपको ब्लैक दिखाई देगा। अगर सारे कलर को भगा दिया तो वो ऑब्जेक्ट आपको उजला ही दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। अगर किसी पार्टिकुलर कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो जिस कलर को रिफ्लेक्ट किया इस 7 में से उसी कलर का आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। चीजें क्लियर हो गई होगी। तो ब्लैक बोर्ड क्यों काला दिखता है? क्योंकि इसमें जो लाइट पड़ रही होती है वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए बोला जाता है कि गर्मी के दिन में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। रीजन क्या होता है? वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो गर्मी ज्यादा लगती है। और व्हाइट कपड़ा थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि वो सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, थोड़ा गर्मी का कम एहसास होता है। ये चीज बोला जाता है। ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका? सारे रंग को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब ऑल कलर्स, इसलिए ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ता है? लिफ्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। जो लिफ्ट है ना, अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मान लिया जाए कि आपका वेट कितना है, 20 kg है, अगर ये लिफ्ट में आप खड़े हो, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका वेट थोड़ा सा ज्यादा आपको फील होगा, और अगर नीचे आ रहा है तो थोड़ा कम फील होगा। इसका मतलब यह है कि लिफ्ट पर डिपेंड करेगा कि वो ऊपर जा रहा है
कि नीचे जा रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि वेट बढ़ेगा घटेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेट ऑफ मैन ऑन मूविंग लिफ्ट। अब पता है नहीं कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो मेरा ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है। विल इंक्रीज, इंक्रीज तो कर सकता है। विल डिक्रीज, हाँ डिक्रीज भी करेगा जब नीचे आएगा, तो अप में इंक्रीज करेगा, डाउन में डिक्रीज करेगा। बढ़ेगा जब लिफ्ट ऊपर जाएगा और घटेगा जब लिफ्ट नीचे जाएगा। एक्सेक्टली ये आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका चला जाएगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन बनाते रहिए, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चन को लेकर के। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।